हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 6 है आपका जनन वो पढ़ाने जा रहा हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट का। और इसमें मैंने आपको जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद जनन के गुण और लैंगिक जनन के गुण, लैंगिक जनन के गुण और लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, उससे संबंधित रिलेटेड प्रश्न को भी मैंने करवा दिया था जो वीवीआई प्रश्न था। आज मैं फिर से आपके सामने जो लैंगिक जनन से संबंधित प्रश्न कुछ बनते थे इंपॉर्टेंट, वो करवाने जा रहा हूं। तो देखते हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो चलते देखते हैं क्या करा है। आपका जो प्रश्न है करा कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। अर्थात अलैंगिक जनन सबसे सरल प्रक्रिया होते हुए भी लैंगिक जनन की तुलना में क्या है, अच्छा नहीं है, इसका क्या कारण है पूछ रहा है। तो ये करा अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है ना, क्या लाभ है ये पूछ रहा है। तो देखते हैं, लिखिएगा आंसर। इसका आंसर लिखेंगे बाबू, लिखेंगे अलैंगिक जनन में, आंसर लिखेंगे अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में संतान, अलैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति सिर्फ एक जन, अलैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति में सिर्फ एक जीव या एक जनक, सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं, सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं जिससे उत्पन्न संतानें आनुवांशिक गुणों में ठीक अपने जनकों के समान होती है, अपने जनकों के समान होती है, अपने जनकों के समान होती है। उनमें किसी तरह की भिन्नता नहीं पाई जाती है, उनमें किसी तरह की भिन्नता नहीं पाई जाती है, उनमें किसी तरह की भिन्नता नहीं पाई जाती है। उसके बाद लिखिए परंतु लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, नर एवं मादा, युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के समय अर्धसूत्री विभाजन के समय
अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण डीएनए, क्रॉसिंग ओवर के कारण डीएनए में भिन्नता, डीएनए में भिन्नता, डीएनए में भिन्नता उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, डीएनए में भिन्नता उत्पन्न होती है, गुणसूत्रों के नए जोड़े बनते, गुणसूत्रों के, गुणसूत्रों के नए जोड़े, नए जोड़े बनते, गुणसूत्रों के नए जोड़े बनते, बनते हैं, जिससे, जिससे, जिससे जीवों में श्रेष्ठ गुण, जिससे जीवों में श्रेष्ठ, जिससे जीवों में श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं, गुण उत्पन्न होते हैं, गुण उत्पन्न होते हैं, गुण उत्पन्न होते हैं, और लैंगिक जन्म की तुलना में, और लैंगिक जन्म की तुलना में, और लैंगिक जन्म की तुलना में, तुलना में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में विविधता, में विविधता, में विविधता एवं जैव विकास, एवं जैव विकास, जैव विकास के ज्यादा अवसर प्राप्त होते हैं, जैव विकास के ज्यादा अवसर, ज्यादा अवसर प्राप्त, ज्यादा अवसर प्राप्त होते हैं, जैव विकास के ज्यादा अवसर प्राप्त होते हैं। देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है, जब भी पूछेंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कर आपका कि अलैंगिक जन्म की अपेक्षा लैंगिक जन्म में क्या लाभ होते हैं, अर्थात लैंगिक जन्म में बाबू क्यों लाभ कहा गया है और ये क्यों होते हैं। और लैंगिक जन्म ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, और लैंगिक जन्म में जो प्रोसेसिंग होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो जटिल होते हैं, जटिल होते हुए भी और लैंगिक जन्म से अच्छा है, क्यों है? तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, सिर्फ प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। तो अलैंगिक जन्म में संतान की उत्पत्ति में सिर्फ कितने भाग लेते हैं, एक जीव भाग लेते हैं, एक जनक भाग लेते हैं। एक जनक क्या होते हैं बाबू, एक जनक भाग लेते हैं, बोलो बता दीजिए, तो एक जनक क्या होते हैं, भाग लेते हैं, एक जनक भाग लेते हैं, जिससे उत्पन्न संतान है आनुवांशिक गुणों में ठीक अपने जनकों, ठीक अपने क्या बाबू, ठीक अपने जनकों के समान होती है, उनमें किसी तरह की भिन्नता नहीं पाई जाती है। परंतु लैंगिक जनन में दो जनक क्या होते हैं, लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, नर एवं मादा, युग्मक अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा बनते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन के समय क्रॉसिंग ओवर के कारण डीएनए में भिन्नता उत्पन्न होती है, गुणसूत्रों के नए जोड़े बनते हैं, जिससे जीवों में श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं। और लैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन में विविधता एवं जैव विकास के ज्यादा अवसर प्राप्त होते हैं। अब बाबू बताते हैं, अगर लैंगिक जनन में अगर भिन्नता नहीं पाई जाती तो पता नहीं चलता कि कौन साक्षी है, कौन फलना है, कौन चिलना है, बताओ कैसे पहचान कर पाती। तो इसलिए गॉड के द्वारा, गॉड गिफ्टेड है ये सब चीज, ध्यान रखिएगा। और इसमें भिन्नता पाई जाती है, इसलिए अलैंगिक जनन की तुलना में क्या है, सबसे अच्छा माना गया है, ठीक है। इसमें पहचानने में भी त्रुटि नहीं होती है और प्रक्रियाएं भी अलग अलग होती है, क्योंकि दो पार्टनर आपस में संलयन कर करके अपने जीव का क्या करते हैं, विकास करते हैं, ठीक है। तो चलते अगला प्रश्न फिर बन जाता है आपका, अगला प्रश्न आपका हो सकता है, अगला प्रश्न हो सकता है कि लैंगिक जनन के महत्व क्या है। क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, लैंगिक जनन का क्या महत्व है, लैंगिक जनन का, लैंगिक जनन का
लैंगिक जनन का क्या महत्व है? लैंगिक जनन का क्या महत्व है? लैंगिक जनन का क्या महत्व है? बाबू, हमारे जीवन में लैंगिक जनन के महत्व को करा लिखने के लिए लिखिएगा लैंगिक जनन में, आंसर लिखिएगा लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में नर एवं मादा द्वारा, नर एवं मादा द्वारा, नर एवं मादा द्वारा निर्मित युग्मकों, निर्मित युग्मकों, निर्मित युग्मकों के संयुग्मन, के संयुग्मन, के संयुग्मन, के संयुग्मन से संतान का, से संतान का, से क्या लिखे बाबू? निर्मित युग्मकों के संयुग्मन से संतान का, से संतान, संयुग्मन से संतान का, संतान का निर्माण होता है, संतान का निर्माण होता है, संतान का निर्माण होता है। इसका महत्व लिखिएगा, महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? महत्व, महत्व में लिखिएगा पहला पॉइंट लिखिएगा सभी जीवों में गुणसूत्र की एक निश्चित संख्या होती है। सभी जीवों में, सभी जीवों में गुणसूत्र की, सभी जीवों में गुणसूत्र की एक निश्चित, गुणसूत्र की एक निश्चित, गुणसूत्र की एक निश्चित संख्या होती है। गुणसूत्र की एक निश्चित संख्या होती है, गुणसूत्र की एक निश्चित संख्या होती है। दूसरा पॉइंट लिखेगा लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में नर तथा मादा, नर तथा मादा, नर तथा मादा युग्मकों में, नर तथा मादा युग्मकों में, नर तथा मादा युग्मकों में दो भिन्न जीवों, दो भिन्न जीवों, दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए, से प्राप्त डीएनए का समावेश, डीएनए का समावेश, समावेश होता है, समावेश होता है। तीसरा पॉइंट लिखेगा, तीसरा पॉइंट इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन, इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन, इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन होता है, तथा निषेचन होता है, तथा निषेचन होता है, निषेचन होता है तथा क्रम विकास से, तथा क्रम विकास से, तथा क्रम विकास से नई जाति का निर्माण होता है। क्रम विकास से नई जाति का, नई जाति का निर्माण होता है। क्रम विकास से नई जाति का निर्माण होता है। क्रम विकास से नई जाति का क्या होता है बाबू? निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे जो होता है बाबू, ये क्या कर रहा है कि लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन का क्या महत्व है हमारे जीवन में। लैंगिक जनन का क्या मतलब, सेम टू सेम इसी प्रश्न को घुरा फिरा के पूछ रहा है। तो कह रहा है कि लैंगिक जनन में नर एवं मादा द्वारा निर्मित युग्मकों के, युग्मक जानते हो, नर के द्वारा उत्पन्न युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं, जबकि पुरुष स्त्री के द्वारा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। संतान के निर्माण से होता है। महत्व क्या है? सभी जीवों में गुणसूत्र की एक निश्चित संख्या होती है। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मकों में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए का समावेश होता है।
तीसरा पॉइंट, इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन होता है तथा क्रम विकास की नई जाति का निर्माण होता है। यानी फिर से एक नए जाति के जीव जन्म लेते हैं और तब फिर से वहां से क्या होता है, फिर से वो रिप्रोडक्टिव कर करके अपना फिर एक नया संतान का निर्माण करते हैं। चलते हैं अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला प्रश्न लिखेंगे, संलयन किसे कहते हैं? संलयन क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में, संलयन किसे को कहते हैं? संलयन, संलयन किसे कहते हैं? संलयन किसे कहते हैं? संलयन किसे कहते हैं? संलयन किसे कहते हैं? आंसर लिखिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक, 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 नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया, के मिलने की क्रिया, के मिलने की क्रिया, के मिलने की क्रिया को संलयन कहते हैं। मिलने की क्रिया को संलयन कहते हैं, संलयन कहते हैं। अर्थात नर और मादा के जब युग्मक आपस में मिलते हैं, अर्थात अंडाणु शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन। जब स्पर्म क्या होता है बाबू? जब स्पर्म इस तरह से, आपका मान लीजिए स्पर्म इस तरह से होते हैं, कुछ स्पर्म जो होते हैं बाबू इस तरह से, स्पर्म जो होते हैं बाबू इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ होते हैं, सॉरी इस तरह से कुछ होते हैं और यहां से क्या होते हैं बाबू, यहां से फिर फ्यूजन करके ये अलग होते चल जाते हैं और इस तरह से क्या होते हैं, इस तरह से वो बनते रहते हैं, इस तरह से पूछ होते हैं और यहाँ पे केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक। इस तरह से इसके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। इस तरह से बात को समझ गए? टोपी नुमा आकार का इसमें पाए जाते हैं और ये शुक्राणु टोपी नुमा, और इसमें तरल पदार्थ होते हैं और बहुत सारे इसमें क्या होते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। बहुत सारे इस तरह से इसके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, बहुत सारे इस तरह से, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं और ये क्या करता है? ये पूरी तरह से ये निर्माण करता है। और मान लीजिएगा जब इसके अंदर हो जाता है, ये केंद्रक होते हैं शुक्राणु और यहाँ पे अंडाणु जो होते हैं इस तरह से होते हैं, ठीक है, अंडाणु इस तरह से छोटे छोटे इसके घेरे होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे घेरे होते हैं, इस तरह से इस टाइप से घेरे होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, और जिस शुक्राणु की पूंछ जितना ताकतवर होगी, ठीक है, वो उतना क्या होता है? ताकतवर कहा जाता है। और यहाँ पे अंडाणु इस तरफ से बहुत सारा ओवम रहते हैं। अब क्या करेगा ये जब क्या करेगा, जब इसमें प्रवेश करेगा, इसको जब ये स्पर्म अंडाणु के साथ मिल जाएगा और तो ये परत जो होते हैं बाबू ध्यान देना, ये परत बहुत मोटेदार होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। तो हालांकि एक बार में जो स्पर्म निकलते हैं वो लगभग लाखों करोड़ों की संख्या में निकलते हैं एक बार जब निषेचन की क्रिया में। लेकिन बाबू क्या होता है, कुछ ही ऐसे स्पर्म होते हैं जो ताकतवर होकर के इस दीवार को तोड़ करके और इसके साथ क्या होता है, जो ही इसके साथ मिलते हैं तो महिला क्या होती है? प्रेग्नेंट हो जाती है और यहाँ पे क्या होता है? उस टाइम से भ्रूण निकलना, उसका सेवन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये दीवार में सब नहीं प्रवेश कर पाते, बहुत सारे टकरा करके बाहर ही चलाते हैं। एक आध दो होते हैं जो क्या होते हैं? जो ताकतवर होते हैं, इसको फाड़ करके अंदर जाते हैं और तब जा करके इसमें जो होते हैं, हाँ एकदम एकदम अधिकतर फॉल्स ही रहता है। एक आध कोई ताकतवर, समझते हो, 40 केजी लगभग 40 केजी आप अनाज खाते हो, एक मेल पुरुष 40 केजी अगर आप अनाज खाओगे तब जा करके एक बच्चे पैदा करने का आपके अंदर स्पर्म में शक्ति आती है। बात समझ रहे हो ना? 40 केजी भोजन, 40 केजी मतलब 1 मन पौष्टिक आहार खाओगे तब जा करके, नहीं तो सब स्पर्म थोड़ी होता है। जो बच्चे पैदा करने वाला जो स्पर्म होता है वो बहुत ताकतवर होना चाहिए ना। तो वहां पे कराए ये दीवार को, मोटी दीवार को तोड़ करके कुछ ही होता है जो क्या करता है? इसमें प्रवेश करता है। एक आध गया तो प्रवेश कर गया, उसके बाद तब जाकर के ये क्या होता है? पूरी तरह से वो गर्भ धारण का व्यवस्था कर लेता है। वही ये स्पर्म और अंडाणु के मिलने की क्रिया की क्या कहलाई? संलयन कहलाई। बात समझ गए? अंडाणु और शुक्राणु की मिलने की क्रिया क्या कहलाई? संलयन कहलाई। कोई दिक्कत? यहाँ तक चलते हैं, एक आध प्रश्न और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम। लिखिए, यूगोमोनास या जायगोट किसे कहते हैं? यूगोमोनास या जायगोट, प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न हो गया आपका यूगोमोनास, यूगोमोनास कोई हम इंग्लिश में जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूगोमोनास या जायगोट, यूगोमोनास या जायगोट, यूगोमोनास या जायगोट,
युग्मनज या जायगोट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? युग्मनज या जायगोट किसे कहते हैं? आंसर लिखिए, बात नहीं करिए, यू डोंट टॉकिंग, लिखिए आंसर। लिखिए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक, जब नर युग्मक, जब नर युग्मक या मादा युग्मक, जब नर युग्मक या मादा युग्मक संलयित होने के फलस्वरूप, संलयित होने के फलस्वरूप, संलयित होने के फलस्वरूप, 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 संलयित होने के फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण, जिस संरचना, जिस संरचना का निर्माण, जिस संरचना का निर्माण, जिस संरचना का निर्माण होता है, होता है, उसे, होता है उसे, उसे युग्मनज या, उसे युग्मनज या जायगोट, उसे युग्मनज या, उसे युग्मनज या जायगोट, युग्मनज या जायगोट कहते हैं, युग्मनज या जायगोट कहते हैं। बाबू ध्यान देना, कह कि युग्मनज या जायगोट क्या होता है। सपोज दैट मान लीजिएगा, मैं ऊपर से मिटा दूं थोड़ा यहाँ से, इस चीज को मिटा, बाबू आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ से कहता हूँ थोड़ा मिटा दूं, तो आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ये युग्मनज या जायगोट क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो थोड़ा आप लोग इसकी शॉट ले लीजिएगा जो होंगे यूट्यूब पे, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से बाबू थोड़ा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे अब थोड़ा एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझाते हैं। सपोज दैट मान लीजिएगा, यहाँ से मैं एक परत बनाता हूँ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर कई परत होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, कई परत होते हैं। और ये जो आप देख रहे हो अंदर में, ये सब अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं बाबू? अंडाणु। बात नहीं करना, ये अंडाणु होते हैं। ये क्या है बाबू? ये अंडाणु है। इसके अंदर बीच में अंडाणु रहते हैं और ये कई दीवारों से घिरे होते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये कई परतों से इस तरह से घिरे रहते हैं, ठीक है, बहुत ठोस परत रहते हैं अंदर में। बात को समझ रहे हैं? अब ये अंडाणु क्या करेगा, इसके ऊपर भी बहुत सारे छोटे छोटे परत होते हैं, इस तरह से ईट टाइप के बने रहते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इस टाइप से ईट टाइप के ये बने रहते हैं, इस टाइप से ये ईट टाइप के बने रहते हैं, बहुत सारा मजबूत के जरिए इसको बनाया जाता है। अब इसके अंदर क्या करेगा, जब वो निषेचन के दौरान, मान लीजिएगा यहाँ से स्पर्म आएगा, सपोज दैट मान लीजिएगा इस तरह से, यहाँ से स्पर्म आएगा, स्पर्म आया, इसको क्या करेगा, धक्का देगा, बहुत सारा स्पर्म आएगा, बहुत सारा स्पर्म आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था करोड़ों लाखों की संख्या में क्या होता है, एक बार में स्पर्म जनरेट होता है। और ये स्पर्म क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, धक्का मारेगा, जो, हाँ, वो ताकतवर रहना चाहिए, ठीक है, जिसकी पूंछ ज्यादा मजबूत रहती है, पूंछ, क्योंकि ये पूंछ ही तैरता है ना, क्योंकि ये गतिशील, आपने देखा था अंडाणु शुक्राणु के जब मैं डिफरेंस लिखा रहा था, ये गतिशील होता है। अब इसमें क्या करेगा, ये धक्का देगा इस परत को, बहुत सारा बेचारा मर करके यहीं से गिर जाता है, ठीक है, ये लड़ता है इसके साथ, अंडाणु के साथ, और तब जाकर के कुछ एकाग्र, जैसे मान लीजिएगा इसके अंदर चल गया, जो ही इसके साथ टकराएगा अंडाणु के साथ, तो क्या होगा, प्रेग्नेंट कर देगा और उसको क्या करेगा, पूरी तरह से उसको ऑब्जर्व कर लेगा। ये जो होता, अब जो अंडाणु और शुक्राणु के बनने से जो आकार प्राप्त होगा, जो साइज बनेगा, उसी को हम युग्मनज या जायगोट कहते हैं। इट इज क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ गए ना? तो आप लोग देखें इसको। उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक होगा वो निषेचन होगा, मैं बाद में इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बाबू इसको आप लोग समझ गए थे, लैंगिक जनन क्या होता है, उसके बाद लैंगिक जनन क्या, सॉरी, लैंगिक जनन के महत्व क्या होते हैं। आपने देखा कि अलैंगिक जनन से अच्छा लैंगिक जनन क्यों होता है ना, इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझ गए थे। और आपने देखा संलयन किसको कहते हैं, मैंने बता दिया था, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। तब आपने देखा कि जायगोट क्या होता है, जायगोट या आप लोग हिंदी में इसको युग्मनज कहते हैं। आपने देखा कि जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं और मिलने से जो आकार बनता है, जो पिक्चर बनते हैं, जो साइज बनते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, युग्मनज या जायगोट बोलते हैं। बाबू ये था आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जरिए चैप्टर नंबर 6 का। और इसका अब ये और टॉपिक बता, जैसे निषेचन क्या होता है, तो इसके बारे में तमाम चीजें बातों पे मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें
अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो फिर से हम अपने वीडियो में और अपने टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।